हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढिंगरा। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। और उस चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब ये पूरा चैप्टर करेंगे और पूरा चैप्टर करने के बाद ज्योग्राफी का भी फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। इससे पहले आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, और इसके साथ साथ अभी मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट वो भी अपलोड कर दिया है। और इंडियन हिस्ट्री जो है आपका, उसके अंदर जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो भी अपलोडेड है। इसी तरह मैथ्स के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो भी अपलोडेड है। तो स्टूडेंट्स, पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, आप पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हो। क्लास 10 की पूरी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसके साथ साथ अभी क्लास 9 की भी करूँगा। तो आइए फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स, फिर डेवलपमेंट को समझेंगे। रिसोर्स कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ जाए, दैट इज रिसोर्स। पानी हमारे पीने के काम आता है, हमारे घर के बाकी और बहुत सारे कामों में काम यूज़ करते हैं, तो पानी इज़ ए रिसोर्स। लकड़ी, वुड, जलाने के काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है, डोर्स बनाने के काम आती है। सो वुड इज़ ए रिसोर्स। सनलाइट फोटोसिंथेसिस कराती है, हमारे लिए खाना प्रिपेयर कराती है। सोलर एनर्जी है, उससे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज रिसोर्स। सो अभी आप रिसोर्स का मतलब समझ गए हो। रिसोर्स कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, जिसको हम यूज़ कर सकें। अच्छा, अब एक चीज़ ये, कौन सा रिसोर्स अच्छा रिसोर्स है? तो रिसोर्स वो अच्छा होगा जो इजीली मिल जाएगा, ठीक है, सस्ता होगा, है ना, और अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहें तो भेजा जा सकेगा, राइट। सो ऐसी चीज़ जो जल्दी से अवेलेबल हो जाए, सस्ती हो और सबको हो जाए, तो वो हो जाएगा एक बहुत अच्छा रिसोर्स, राइट। रिसोर्स का मतलब समझ गए। अब रिसोर्स को जब हम यूज़ करेंगे, सनलाइट को जब हम यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी से क्रिएट करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो होगा क्या? हमारी डेवलपमेंट होगी। कैसे? सपोज कोई एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा पाना डिफ़िकल्ट है, बट वहाँ सनलाइट है, तो सनलाइट से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने से और भी काम हो जाएंगे, बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो उस एरिया की डेवलपमेंट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। चैप्टर का मीनिंग देखो कितना बढ़िया है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज करो और डेवलपमेंट करो, ग्रोथ करो, प्रोग्रेस करो। समझ गए ना? सोलर का एग्जांपल लेकर के आपको समझा दिया। जहाँ पे कोई ऐसा हिली एरिया है सपोज करके, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा पाना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट सनलाइट अच्छी आ रही है, तो वहाँ सोलर पैनल लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद वहाँ पे बहुत सारे काम करने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जो ये मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये नोट्स भी हैं। इन नोट्स को आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी मैं साइड हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प करेगा। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स, तो आप क्या लिखोगे? लेट्स सी। रिसोर्सेज अवेलेबल, जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई आर नीड्स। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, और हमारी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करते हैं। किस तरीके से ज़रूरतें पूरा करते हैं? टेक्नोलॉजिकली, और फिर वो इजीली एक्सेसिबल हैं, जल्दी से मिल भी जाएं। इकोनॉमिक हैं, सस्ते हैं, और कल्चरली एक्सेप्टेड हैं। मतलब ऐसा रिसोर्स भी होना चाहिए जो कल्चरली एक्सेप्टेड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो खाना दो तरीके से हो सकता है, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। कोई ऐसा रिलीजन हो जिसमें नॉन वेज हम नहीं खा सकते, तो वो हमारा रिसोर्स नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कल्चरली, जो आपका कल्चर है, जो आपका रिलीजन है, उसके हिसाब से एक्सेप्टेड होना चाहिए।
ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट रिसोर्स इज़ ऑल अबाउट। रिसोर्स क्या है? अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, इजीली एक्सेसिबल है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और कल्चरली एक्सेप्टेड भी है। ठीक है। तो अब रिसोर्सेज का एक यहाँ पे हमने एक वो बना रखा है ट्रायंगल, उसमें हमने देखो क्या लिखा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख दिया है, इंस्टीट्यूशन लिख दिया है, नेचर लिख दिया, नेचर यानी एनवायरनमेंट, और सेंटर में लिख दिया ह्यूमन। ह्यूमन कौन है? वी आर ह्यूमंस। और ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज हैं। एक्चुअली है क्या, देखो सनलाइट तो बहुत टाइम पहले से आ रही थी, जब अर्ली काल कह रहा हूँ ना, थोड़ा मिक्स हो गया इन इंग्लिश। तो जो अर्ली मैन हुआ करता था, आदि मानव, उस टाइम पे भी क्या होता था कि सनलाइट आया करती थी, बट उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना लें। आज की डेट में वो नॉलेज है। तो जो ह्यूमन है ना, वो ह्यूमन अपने आप में ही एक इतना तगड़ा रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन ने ही दिमाग लगाया कि सोलर एनर्जी को हम ऐसे भी यूज़ करने वाले हैं। तो ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन नेचर में जो आसपास की चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके साथ कोलैबोरेट करता है। सनलाइट लेता है, एग्जांपल ले लेते हैं, वो टेक्नोलॉजी उसके अंदर डालता है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करके, यानी कि ह्यूमन क्या है, एक इंटरफेस है इन तीनों के साथ, जो रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। तो ह्यूमन हम। सो रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज किसके फंक्शन है? हमारी एक्टिविटी के फंक्शन है। तो अभी अगर हमें पानी का यूज़ करना है, पानी ज़मीन पे नहीं है और पानी अंडरग्राउंड है ना, नीचे ग्राउंड, जो ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, वहाँ से अगर पानी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम दिमाग लगाएंगे, कुछ कुछ टेक्निक लगाएंगे, तो नीचे से पानी निकाल लेंगे ना हम। तो ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी लगाई, ठीक है, और कहाँ पे लगाई? एनवायरनमेंट में लगाई। ओके। तो ह्यूमन क्या कर रहा है? अपनी एक्टिविटी से ही रिसोर्सेज को यूज करता है। सो रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड ह्यूमन देमसेल्फ आर द रिसोर्सेज। ह्यूमन खुद में ही रिसोर्सेज हैं। हु ट्रांसफॉर्म मटीरियल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। ह्यूमन क्या करते हैं? जो एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक नई चीज़ में, जिसे हम रिसोर्स बोलते हैं। सो अगर रिसोर्स के बारे में आएगा 2-3 नंबर में, आप इतना आपने लिख देना। तो व्हाट इज़ रिसोर्स, डिफाइन रिसोर्स, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द रिसोर्स, 2-3 नंबर में आ गया तो इतना आपने लिखना है। ये डायग्राम भी आपने बना देना, ठीक है। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पे एक टेबल मैं दिखा देता हूँ। वो टेबल जब आप देखोगे तो टेबल में आपको क्लासिफिकेशन दिखेगी कि रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन क्या है। तो देख लो रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, ये देखो, ये रहा टेबल। तो इसमें रिसोर्स बता रखे हैं, 2 तरह के हैं, नेचुरल हैं, ह्यूमन मेड हैं। नेचुरल में देखोगे तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल में फिर दिखा रखा है कि कॉन्टीन्यूस हैं, बायोलॉजिकल हैं। फिर बायोलॉजिकल में आगे आप देखोगे कि नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। इसी तरीके से जो ह्यूमन मेड हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड में आप देख लोगे स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये एक टेबल है, आप इस टेबल को एक बार चेक कर लो, ठीक है। अभी बाकी जितनी भी और टाइप्स हैं मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो आइए जो बाकी टाइप्स हैं उसको समझते हैं। सो देखो टाइप्स क्या हैं। देखो रिसोर्सेज की टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे, कहाँ से इनकी शुरुआत हो रही है उस हिसाब से। बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जो जिंदा होते हैं, जैसे कि हम हो गए, पेड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। दोज रिसोर्सेज आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच डजंट हैव एनी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गए ह्यूमंस और एनिमल्स और ट्रीज या प्लांट्स, और अबायोटिक होगी सॉयल, वाटर, सनलाइट, ये सारी की सारी क्या होगी? अबायोटिक होगी। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कि जो हम रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं कितनी स्पीड से वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से देखो क्लासिफिकेशन क्या है। रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, ये आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हो बट एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, रोज सनलाइट आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी और हमारे लिए रिसोर्स बनती रहेगी। एयर, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल लगते हैं उन्हें बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, कोल, है ना, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप तो आप समझते ही हैं कि मतलब जैसे देखो, अब इसमें सीधा ही पढ़ते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स होगा प्राइवेट रिसोर्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा घर, ये मेरा रूम, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये मेरा है,
ठीक है। इसके ऊपर मैं अपने हिसाब से कुछ भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं अपना ट्यूशन का रूम बना सकता हूँ, इसको मैं अपना स्टूडियो बना सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं किसी को रेंट पे दे सकता हूँ, है ना। तो ये रिसोर्स है, मुझे इससे पैसे कमाने हैं और वो किसी भी तरीके से मैं कमा सकता हूँ। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं जो किसी लोगों के ग्रुप के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा बरियल ग्राउंड, जहाँ पे जैसे किसी कोई डेथ कर जाता है तो उसको उसका संस्कार कर दें, उसको दबा दें, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड, कोई ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारी गाय भैंस है, वो इकट्ठी, किसी की भी गाय भैंस हो वो चर सकती है, वो खाना खा सकती है। पब्लिक पार्क, पार्क में कोई भी जाके खेल सकता है। सो ये किस तरह के रिसोर्सेज है, कम्युनिटी बेस्ड। इंडिविजुअल हो गए, कम्युनिटी बेस्ड एंड नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या है, ये जो हमारी गली है, जो हमारी सड़क है, ठीक है, और जो कैनाल्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो बस स्टैंड हैं, जितने भी सरकारी ज़मीनें हैं, वो सारी किसके अंदर आती हैं, नेशनल रिसोर्सेज में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर क्या है कि जो जैसे जो हमारे इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, जो इंडिया, अच्छा चलो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ इसके लिए। तो ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है, जो इंडिया की बाउंड्री के बाद ये जो थोड़ी दूर तक ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये होता है टेरिटोरियल एरिया। तो ये टेरिटोरियल एरिया कहाँ तक होता है, इसका एरिया, इसकी जो लेंथ है वो है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स या फिर 22.2 किलोमीटर्स। इस एरिया के अंदर जितना भी पानी आ रहा है, ये जितना भी पानी है, ये सारा का सारा पानी और इस पानी के अंदर मिलने वाले मिनरल्स, ये सारे के सारे किसी एक कंट्री की होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम, ये आप देख रहे हो ना मैप, इस मैप में चेक कर लो। ये मैप में जो ये दिखा रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये टेरिटोरियल एरिया है ना। ये 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, सो आइए फिर, तो ये वही है, 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का एरिया होता है, जो कंट्री के साथ साथ बाउंड्री होती है, ठीक है। उस बाउंड्री के साथ साथ 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर्स, ये उस कंट्री का एरिया है। उसके अंदर से निकलने वाले मिनरल्स, कुछ भी चीज़ें, उसके ऊपर पूरा का पूरा हक किसी कंट्री का होता है, ठीक है। मतलब समझ गए होगे आप, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स वो है, देखो इसको भी मैं आपको इस डायग्राम में या फिर एक मैप दिखा देता हूँ। ये मैप देख लो, इस मैप में दिखा रखा है एक जोन होता है, ये जोन देख लो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन के अंदर क्या हो रहा है भाई, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक है, इसके अंदर किसी भी कंट्री का नहीं है, क्योंकि ये सी में आ गया। तो ये जो एरिया है ये पूरे वर्ल्ड का है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ निकालना चाहते हो, सपोज यहाँ पे आप फिशिंग करना चाह रहे हो या यहाँ से आप पेट्रोल निकालना चाह रहे हो, तो ये सब निकालने के लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आओ देखते हैं। तो ये क्या होता है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके अंदर नो कंट्री कैन यूटिलाइज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बाकी इंस्टीट्यूशन से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, सो ये थोड़ा टेक्निकल था कि नेशनल हो गया जो कंट्री की बाउंड्री है उससे थोड़ा दूर, कंट्री की बाउंड्री से और ज़्यादा दूर, ठीक है, किसी भी कंट्री का नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आता है सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स। भाई पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है कि किसी एरिया के अंदर मतलब इतना ज़्यादा कोई मिनरल है, प्रेजेंट है, बट अभी तक उसको हमने खुदाई नहीं करी है, वहाँ से निकालना शुरू किया ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी कहाँ पे इंडिया में ज़्यादा मिलेगी, राजस्थान में आप देखते हो डेजर्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी क्यों है, क्योंकि सनराइज बहुत ज़्यादा टाइम पे रहता है। तो अगर वहाँ पे सोलर पैनल लगाया जाए तो कितना बढ़िया आउटपुट मिलेगा। इसी तरीके से गुजरात में क्योंकि सी एरिया है ना, तो जो कोस्टल एरिया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम विंड मिल लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। तो विंड मिल जैसे जैसे रोटेट करेगी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो देखो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दोनों के अंदर बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जो कि यूटिलाइज कर सकते हैं। किस चीज़ में वो यूटिलाइज हो सकते हैं, ताकि हम अपना सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें, है ना, समझ रहे हो ना। सो पोटेंशियल रिसोर्स के बाद जो अगला टॉपिक है वो है डेवलप्ड रिसोर्स।
पोटेंशियल रिसोर्स हम समझ चुके हैं, अब अगला है डेवलप्ड रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स देखो क्या है, जो डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसका हमने सर्वे भी कर लिया, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का भी हमें पता है, और जो उसका हम यूज़ करने वाले हैं ना, वो जो भी हम उसका यूज़ करेंगे, निकालेंगे या जो भी करेंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे होएगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया था इससे पहले पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल रिसोर्स के बाद हम पढ़ रहे हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड मैंने आपको बता दिया जिसका सर्वे किया गया हो और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी का हमें पता हो। फिर आता है स्टॉक। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, ये स्टॉक और ये रिजर्व, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक में क्या है, देखो स्टॉक एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हमें पता है, ठीक है। जैसे कि H2O, वाटर को समझो। वाटर हमें पता है कि वाटर किसके कॉम्बिनेशन में बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और दोनों की दोनों इनफ्लेमेबल गैसेज हैं, बहुत तकड़ी गैसेज हैं। अगर दोनों को जलाएं, दोनों से एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कि हमें मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ एनर्जी मिल सकती है, जो कि पता नहीं कितने लाखों करोड़ों टन कोयला जलाने से मिलेगी। बट हमें ये पता तो है, पर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं आई है। टेक्नोलॉजी तो है पर सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है, फिजिबल टेक्नोलॉजी नहीं है, जो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को वाटर से अलग करके गैसेस में कन्वर्ट कर ले, जिसको हम यूज़ कर सकें। सो स्टॉक क्या है, पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज अ रिसोर्स। हमें पता है कि ये रिसोर्स यूज हो सकता है, बट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल। हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इस बारे में हमें पता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया रिजर्व। अब रिजर्व क्या है, रिजर्व जो है ना, इसका ही पार्ट है एक स्टॉक का। उसमें क्या है कि देखो, उसमें टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी ना। अब रिजर्व में क्या है कि टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, बट अभी तक हमने उस टेक्नोलॉजी को लगा करके उस रिसोर्स के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया। फॉर एग्जांपल रिवर वाटर फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, डैम्स बनाते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिरता है काफ़ी हाइट से, फिर नीचे डायनामो घूमता है, शाफ्ट घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। बट ये वो कर कौन रहा है, पानी कर रहा है ना। बट हम ये जो कंसेप्ट है, ये हम रिवर वाटर में अभी तक लगाया नहीं है हमने, ठीक है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी हमें पता है कि पानी से हमें बिजली कैसे जनरेट करनी है, बट अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। तो ये चार थे, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व, ठीक है। इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से ना कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे पोटेंशियल रिसोर्स क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज हैं, किसी रीजन में मिलते हैं, पर अभी तक उनका यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है ना। रिसोर्सेज जो हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में हमें पता है कि वहाँ बहुत गर्मी है, पता है हमें, बट हमने अभी उसका यूज़ स्टार्ट करा ही नहीं है। डेवलप्ड रिसोर्स बताया था कि उसका हमने सर्वे कर लिया, हमें पता भी है कि यहाँ पे इतनी चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ पता है, और उसका टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हम कर सकते हैं, बट अभी हमने किया नहीं है। स्टॉक कैसा है, स्टॉक में क्या है कि इसमें भी हमें पता है कि एक ऐसा इससे हम ये गेट कर सकते हैं, जैसे वाटर का एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत तगड़ी गैसेज हैं, बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। फिर आ गया रिजर्व। रिजर्व क्या कहता है कि टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है हमारे पास, हमें कंसेप्ट भी पता है कि ऐसे ऐसे करना है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला लिख रखा है, ये फॉर्मूला आप पेपर में लिखो, एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होगा आपका इस फॉर्मूले से। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड इज इक्वल टू रिसोर्सेज रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड। मतलब हमारे आसपास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से खर्च करते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्स बचेंगे ही नहीं, है ना। ऐसा तो है ना, अगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्चते गए, एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा ना। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अगर हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं, हम इतनी स्पीड से यूज़ करते हैं कि जितना हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उतना ही नेचर में पेट्रोल बन भी रहा हो,
ओके, मतलब जितना हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल उतना ही नेचर बना भी रही है। तो इस तरह से अगर रिसोर्स को किसी को यूज़ किया जाए तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब रिसोर्स एग्जॉस्टेड, रिसोर्स जितना यूज़ हुआ इज इक्वल टू रिसोर्स फिर से नया बन चुका। तो इस तरह को हम यूज़ को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट ऐसा क्या होता है? ऐसा होता नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उतनी स्पीड से बन नहीं रहा, लाखों साल बनने में लगते हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है? ऐसे में ज़रूरत है कि रिसोर्स की प्लानिंग करी जाए कि इसको कितना खर्चना है, कितना फ्यूचर के लिए सेव करना है। सो अगर आपको क्वेश्चन है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो आप बोलोगे बिकॉज जो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिसोर्स के रिप्लेनिश होने की या रिन्यू होने की। सो देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। तो इसी रिसोर्स प्लानिंग के लिए एक बार इन द ईयर 1992 रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसको अर्थ समिट कहा गया था। वो अर्थ समिट इसीलिए हुई थी ताकि वर्ल्ड की कुछ बहुत तगड़ी तगड़ी कंट्रीज़ थी वहाँ पे जा कर के बैठी और उन्होंने प्लानिंग किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि हम रिसोर्सेज को किस स्पीड से खर्च करें या ऐसी प्लानिंग बनाएं कि रिसोर्सेज जल्दी से ख़त्म ना हो जाएं, फ्यूचर के लिए भी हम उसको सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो इस बारे में मीटिंग करी गई थी। तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए आपको पता ही है। अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर रिसोर्सेज नहीं बचे तो हमारा जो डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, जो आगे हमारी बढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। राइट, सो दिस इज़ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग का करने का एक कारण और भी है, क्योंकि कुछ एरियाज़ में है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे दुबई, ये वो जो यूएई वगैरह एरिया, वहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह बहुत ज़्यादा है। और जैसे इंडिया वगैरह है, हमारा एरिया है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल नहीं है। सो प्रॉपर प्लानिंग करी जाएगी कि वहाँ से वो सेल करें, हमें मिल जाए, है ना। सो रिसोर्स प्लानिंग का एक रीज़न ये भी है कि सम एरियाज़ आर रिच इन रिसोर्सेज एंड सम आर पुअर। तो देयरफॉर फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, ताकि सबको बराबरी से कुछ रिसोर्स बढ़ सके। ठीक है, ऐसे मतलब इसका ऐसा एग्जांपल ले लो कि एक घर में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक बहुत छोटी बेटी है। ठीक है, जो अब कोई सेब या कोई फ्रूट आ गया, कोई उसके फादर फ्रूट लेके आ गए, बनाना लेके आ गए। ठीक है, तो 6 बनाना लेके आए, 3 बच्चे हैं। तो अगर जो बड़े वाला लड़का है वो देखे कि मैं बड़ा हूँ, इन छोटे बच्चों के ऊपर तो मैं अपनी पावर जमा सकता हूँ, मैं 6 के 6 बनाना खा लेता हूँ। तो अगर वो 6 के 6 बनाना कंज्यूम कर लेगा तो जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं मिलेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट किस लिए ज़रूरी है? ताकि सब तीनों के 3 बच्चों को बराबर मिले। तो वो तीनों के 3 बच्चों को बराबर देने के लिए रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है। ठीक है ना, जिससे क्या है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। छोटी बच्ची को भी 2 बनाना मिलने चाहिए, उससे जो बड़े को उसको मिलने चाहिए, और जो सबसे बड़ा उसको भी मतलब इक्वली यूज़ होना चाहिए। सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे होती है, उसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये आप नोट कर सकते हो। देखो रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है इंडिया में। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाएगा रिसोर्स को कि हाँ ये रिसोर्स है, पता चल गया भाई रिसोर्स है, ठीक है। फिर उसका सर्वे किया जाएगा, उसकी मैपिंग करी जाएगी कि हाँ इस जगह पे मिल रहा है, इस जगह पे कितना रिसोर्स मिल रहा है, ये प्लानिंग होगी। फिर टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी लगा करके हम इसको निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स होगा, मैपिंग होगी, सर्वेइंग होगी, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का एस्टिमेट लगाया जाएगा। सेकंड में क्या होगा, टेक्नोलॉजी का पता करेंगे कि किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या स्किल को यूज़ करके हम उसको निकालेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। भी जो रिसोर्स है उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि नेशनल डेवलपमेंट हो सके, पूरी कंट्री की ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है उस स्टेट को ही फ़ायदा होता रहे। यस डेफिनेटली उस स्टेट को फ़ायदा होना चाहिए, बट उस स्टेट के साथ साथ सेंटर को, यानी कि पूरे स्टेट, पूरे कंट्री को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, सो क्योंकि अब रिसोर्सेज बहुत कम है तो देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसोर्सेज की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट था इसका, एक सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे, सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग था मुझे पता है, बट क्या करें, बोरिंग तो है पर करना तो है ही।
है ना। सो गाइस, हाँ, एक अपील ये है कि यार शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मेहनत जारी है मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी कोई कमी ना आए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।